किस्सा। राजस्थान का एक कस्बा फलोदी। नितिन फलोदी का रहने वाला था और आज जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था। नितिन की माँ हैरानी से पूछती है कि बेटा, आज तो इतवार है और इतवार के दिन तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? नितिन कहता है कि माँ, बस कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ और जो उस दिन हुआ था ना, उसके बारे में कुछ मैंने जानना है। जब उनकी माँ ये बात सुनती है तो नितिन को टोकती है कि बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में जानने का फायदा क्या, तुम करोगे क्या? लेकिन नितिन यह बात मानने को तैयार नहीं था। वो ये चीज़ हजम ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर जो उस रात उसके साथ हुआ, क्या वो सच में कुछ ऐसा था खौफनाक, या फिर सिर्फ उसका वहम था। इसी बात को वो क्लियर करना चाहता था। अभी नितिन की माँ नितिन को मना ही रही थी कि नितिन को फ़ोन आता है और नितिन कहता, हाँ हाँ भाई, बस मैं चल रहा हूँ घर से और जल्दी मैं आपको पिक करता हूँ। माँ के मना करने के बावजूद भी नितिन घर से निकल जाता है, गाड़ी में बैठता है और रास्ते में एक और पर्सन साथ में उसके बैठता है, रूपाक्ष। अब ये रूपाक्ष कौन था, नितिन कौन है, और ये दोनों किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, नितिन फलोदी का रहने वाला है, राजस्थान के, और एक एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में काम करता है। उसका जो एरिया था वो फलोदी के आसपास का था, लेकिन जब प्रमोशन हुई तो उसको काफ़ी दूर का एरिया भी मिला, जिसमें से श्री गंगानगर भी एक था। अब जो कुछ भी हुआ, ये उसी रास्ते में हुआ जिस रास्ते में आज ये दोनों जाने जा रहे थे, किसी खास पर्सन से मिलने। लेकिन आज इनके मन में डर नहीं था, इनके मन में खौफ नहीं था, बस उत्सुकता थी जानने की कि जो उनके साथ उस रात हुआ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या सच में वो खौफनाक था, पैरानॉर्मल था, या फिर सिर्फ उनका वहम। इस बात का जवाब उनको मिलने वाला था एक छोटी सी झोंपड़ी में। उस झोंपड़ी में जहाँ तकरीबन 4 दिन पहले नितिन, जब ये सिर्फ जब ये सोचकर जब ये मानकर बैठ गया था कि बस वो और रूपाक्ष जो उसके साथ आ रहा है, और रूपाक्ष का परिवार यानी उसकी पत्नी और उसका एक बेटा शायद वहीं दम तोड़ देंगे। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। शायद भगवान खुद तो नहीं, लेकिन किसी को मसीहा बनाकर भेजता है, और आज ये उसी से मिलने जा रहे थे। लेकिन जो 4 दिन पहले यानी कि उस रात हुआ, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये तो बच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये क्यों वापस जा रहे थे? क्योंकि कुछ अनसुलझे हुए सवाल थे जिसके जवाब खास तौर पर नितिन को चाहिए थे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो पहुंचते हैं बिल्कुल सुनसान रेगिस्तान का इलाका और एक झोंपड़ी। सोचकर हैरान थे कि इस उजाड़ बियाबान में ये आदमी रहता कैसे होगा। लेकिन जब उस झोंपड़ी के पास जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलने पर वही शख्स इनको दिखाई देता है। नितिन और रूपाक्ष से ज़्यादा तो वो शख्स ज़्यादा खुश था उनको देखकर। बड़े अच्छे तरीके से आवभगत करता है और कहता है कि आप इस गरीब की झोंपड़ी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि कभी शायद आप आएंगे नहीं, आपने वादा किया था और उसको निभाया। हालांकि नितिन की ऐसी कुछ मंशा नहीं थी कि वो, अगर उसको उसके सवालों का जवाब मिल चुका होता तो वो ना आता। वो धन्यवाद तो करना ही चाहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सुकता तो इस बात को लेकर थी कि आज उसको इस कहानी का पता लगे उस पागल चुड़ैल का, पता लगे उस बिल्ली का। क्या सच में नितिन एक बहुत बड़े जाल में फंसा? क्या सच में रूपाक्ष और उसका परिवार एक बहुत बड़े जाल में फंसा, या सिर्फ एक वहम समझकर इसको आया गया किया जा सकता है? इससे पहले पता लगे कि रूपाक्ष और नितिन जो सोच रहे थे, क्या सच में वो सही था या गलत था, हमें ये जानना होगा कि असल में नितिन के साथ हुआ क्या। जैसे मैंने कहा कि नितिन की अभी भी प्रमोशन हुई थी और वो अपनी कार से श्री गंगानगर विजिट करने के लिए गया था। हालांकि उसके पास ये ऑप्शन था कि वो रात के समय में किसी होटल में रुक सकता है, लेकिन नितिन के घर में सिर्फ उनकी माँ ही है। पिताजी काफ़ी समय पहले चल बसे थे। ऐसा नहीं है कि उनकी माँ अकेली रह नहीं सकती थी, लेकिन नितिन को था कि नहीं, अगर हो सकता है तो मुझे चले जाना चाहिए। क्या ये नितिन की गलती थी? शायद नहीं, क्योंकि श्रीगंगानगर से बीकानेर होते हुए
फलोदी की तरफ एक जो रास्ता है वो मेन रोड है, हाईवे कहा जा सकता है। लेकिन जब नितिन अपना सफ़र शुरू करता है, पहली बार इस रूट से जा रहा था, उसको साइड पर एक रास्ता और दिखाई देता है। जब नितिन गूगल मैप पर देखता है तो रास्ते में कुछ फ़र्क था, कुछ 25-30 किलोमीटर का। नितिन सोचता है कि चलो इतना ही सही, कम से कम आधे पौने घंटे का फ़र्क पड़ेगा और मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ये गलती थी, ये नितिन का रॉन्ग टर्न था और नितिन चल पड़ता है उस रास्ते पर। कुछ देर सफ़र करने के बाद अचानक से नितिन की कार के सामने उसको एक बिल्ली दिखाई देती है। अब सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जिसकी वजह से नितिन को दूर से ही वो बिल्ली नज़र आ गई और उसने ब्रेक मारी। ब्रेक मारते ही गाड़ी तो रुक गई, लेकिन नितिन को एक बात ने काफ़ी हैरान किया कि बिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। जैसे उसको खौफ ही नहीं, उसको जैसे डर ही नहीं कि अगर गाड़ी ना रुके तो वो नीचे आ सकती है। नितिन हॉर्न बजाता है, उसके बावजूद भी वो बिल्ली टस से मस नहीं होती। नितिन सोचता है कि भाई अगर ये नहीं होती तो मैं ही साइड से गाड़ी निकाल लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पर कोई गाड़ी तो आ नहीं रही, कोई दुर्घटना का डर भी नहीं होगा। लेकिन गाड़ी तो तब निकालता जब गाड़ी स्टार्ट होती, क्योंकि जो सडन ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकी थी, अब वो गाड़ी चल नहीं रही थी। और नितिन काफ़ी परेशान हो रहा था। रात का समय था, बिल्कुल सुनसान, अनजानी सड़क, अनजाना इलाका, रेगिस्तान के बीच। नितिन अपनी गाड़ी से निकलता है, बोनट को ऊपर उठाता है और जितनी उसको नॉलेज थी, जैसे हाथ वगैरह मार सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। नितिन अब फंस चुका था। मोबाइल निकालता है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डाउन, जीरो नेटवर्क। अब वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था कि कोई उसकी मदद के लिए आए। दूसरे शब्दों में कहें कि सारे इस सुनसान रास्ते पर, रेगिस्तानी रास्ते पर वो अब अकेला था। क्या सच में? शायद नहीं। नितिन को बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, वही बिल्ली जो कुछ समय पहले उसने देखी थी और उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। अब नितिन को गुस्सा चढ़ता है और वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता है कि एक तो इसने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, इसकी वजह से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और ऊपर से ये मनहूस आवाज़ें निकालती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो पलटता है, वो क्या देखता है कि एक माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन पर वो किसी को बैठे हुए देखता है। लंबे लंबे बालों से ये जाहिर हो रहा था कि वो कोई लड़की होगी। नितिन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। रात के कुछ 12 बजे का समय था। इस समय इस उजाड़ बियाबान में एक लड़की, ये कैसे हो सकता है? नितिन उसके पास जाता है, उसको कहता है कि ज़रा सुनिएगा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई अगर कुछ गांव है तो कोई मैकेनिक वगैरह पता लगे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अब वो लड़की थी ना, वो नितिन की तरफ देखती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत, लेकिन वो नितिन की तरफ देखकर अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी तो आपकी बिल्कुल ठीक है। नितिन कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी ठीक है? काफ़ी बार सेल्फ मारने के बावजूद मेरी गाड़ी चल नहीं रही। अभी नितिन ये बात कर ही रहा था कि फिर से उस बिल्ली की आवाज़ उसको अपने पीछे से सुनाई देती है। नितिन काफ़ी ज़्यादा खींच जाता है और कहता है, और एक तो ये मनहूस बिल्ली, एक तो इतनी रात सुनसान, और ये बिल्ली अपनी मनहूस आवाज़ें निकाल के डरा रही है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, सिर्फ उसको अंधेरे में बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बिल्ली नहीं दिखाई दे रही थी। और वो फिर पीछे मुड़ के देखता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लेकिन कोई भी नहीं होता। नितिन डर रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। अभी नितिन ये बातें सोच ही रहा था कि उसको बिल्कुल अपने पीछे अजीब सी तरीके से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। नितिन की तो रूह तक कांप जाती है और वो अचानक से पीछे मुड़ के देखता है और पाता है कि वही लड़की उसके पीछे खड़ी है और उसको देख के हंसे जा रही है।
नितिन डर के मारे कांपे जा रहा था और एक शब्द निकलता है उसके मुंह से, अरे बहन तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जैसे ही नितिन ये शब्द बोलता है वैसे ही वो लड़की हंसना बंद कर देती है। उसके हाव भाव कुछ समय पहले जितने खतरनाक, जितने डरावने लग रहे थे, उतने ही वो अब गंभीर मुद्रा से नितिन की तरफ देख रही थी। नितिन थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि अरे बहन ऐसे भी कोई करता है क्या? वो लड़की नितिन की तरफ देख के पूछती है बहन। उसकी आवाज कुछ अजीब थी, मामूली लड़कियों जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई एक नहीं दो शख्स बोल रहे हैं। नितिन फिर डर जाता है लेकिन डरते डरते कहता है हाँ, अगर मेरी कोई बहन होती तो तुम्हारे जैसी तो होती। मैं सच पूछ रहा था कि बहन कोई अगर यहाँ पर आसपास कोई गांव है, कोई आसपास कोई मैकेनिक है तो मुझे प्लीज बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अब वो लड़की इशारा करती है अपने बाएं ओर, अपना हाथ उठाती है, एक उंगली से इशारा करती है कि उस तरफ कुछ आगे जाके एक घर है, वहां मदद मिल जाएगी। आवाज उसकी उतनी ही खतरनाक थी। नितिन गौर करता है कि उसके जो हाथ, कलाई और उंगलियां बहुत ही ज्यादा सिकड़ी हुई हैं, जैसे सिर्फ मांस ना हो, हड्डियां ही हो। लेकिन नितिन अब जितनी जल्दी हो सके इस दुविधा से दूर जाना चाहता था। वो उसको शुक्रिया कहता है और तेज तेज चलने लग पड़ता है। कुछ समय पहले जो बिल्ली के काफी मनहूसियत भरी रोने की आवाज आ रही थी, अब उस बिल्ली की दोबारा आवाज तो आ रही थी लेकिन अब रोने की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ समय का भारीपन था लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल सा होते दिख रहा था। अब नितिन बढ़ता जा रहा था अंधेरे को चीरते हुए उस दिशा की ओर जिस दिशा की ओर उस लड़की ने इशारा किया था। कुछ ही दूरी पर जाकर उसको एक दुकान दिखाई देती है। आसपास दो तीन और घर भी थे। दुकान नेचुरली बंद ही होगी। एक छोटा सा गांव टाइप था, यानी कुछ 1.5 या 2 किलोमीटर आगे जाकर था, जो बिल्कुल अंधकार में समाया हुआ था। या यूं कहें कि बिना प्रकाश के तो जान पाना मुश्किल ही था कि यहाँ पर कोई बसावट भी है कि नहीं। उस दुकान के ऊपर नाम लिखा हुआ था मैकेनिक, और नितिन ये देखकर खुश हो जाता है लेकिन दुकान बंद थी। उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। नितिन अपना फ़ोन उठाता है, मोबाइल उठाता है, लेकिन नेटवर्क तो डाउन था। अब नितिन पशोपेश में था कि जो उसके बिल्कुल साथ घर है, क्या वो इन्हीं का है या फिर ये दुकान किसी की किराए पर होगी। अभी नितिन ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। नितिन तो मानो जैसे डर से कांप उठता है। वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, राजस्थानी परिधान में। वो पूछता है कि हाँ जी साहब, आपको कोई काम है क्या? वो नितिन पूछता है कि आप कौन हैं? डर के, काफ़ी डर के, क्योंकि तकरीबन 12:30 पौने 1 का समय था और इस समय ऐसे गांव में जहाँ पर इस समय प्रकाश तक नहीं है, वहाँ पर कोई कैसे भटक रहा है। हालांकि वो पूछता है कि ये मैकेनिक का पता, घर का पता होगा मुझे, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तो वो लड़का कहता है जी ये मेरी ही दुकान है और बस कई बार नींद नहीं आती तो मैं गलियों में कुछ घूमता रहता हूँ। अब उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, एक अजीब सी तरीके की नाउम्मीदी थी। लेकिन नितिन खुश था, उसको एक मैकेनिक मिल चुका था। नितिन को वो कहता है कि आप मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं जाके देखता हूँ, जो भी समस्या होगी, अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो फिर देख लेंगे, लेकिन तब तक आप ऐसा कीजिए, ये मेरा बिल्कुल पास में घर है, कमरा है, मेरे माँ-बाप हैं, आप यहाँ पे रुकिए, इस समय आप यहाँ पर मत खड़े रहिए और मैं तब तक ठीक करके आता हूँ। अब मरता क्या ना करता, नितिन के पास और कोई चारा नहीं था। गाँव में बाहर उसको डर लग रहा था, इसलिए वो कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर लगभग लगभग अंधेरा था, एक छोटा-सा दिया जल रहा था और वो देखता है कि एक मर्द और एक औरत, बुजुर्ग, उनको शायद कोई समस्या है, क्योंकि देखने में लग रहा था कि वो काफ़ी बीमार है। वो बोले नहीं, इन्होंने चरण छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया और अंधेरे में उनको एक फ़ोटो दिखाई दे रही थी जिस पर हार लटके हुए थे, शायद कोई इनका परिजन होगा जो अब नहीं रहा होगा। लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी।
अब वो लड़का चाबी लेकर नितिन की गाड़ी की तरफ चले जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो वापस आता है। जब वो वापस आता है और फिर उसके बाद वो नितिन को कहता है कि समस्या साहब छोटी थी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, तो गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैंने गाड़ी को ठीक कर दिया है। आप ऐसा कीजिए, आप सुबह चले जाना क्योंकि रात के समय में जो ये सड़क है वो ठीक नहीं है, तो आपसे तो यही गुज़ारिश है कि आप रुक जाइए। लेकिन सिर्फ़ 2 कमरे थे, एक छोटा-सा स्टोर नुमा था और एक बड़ा कमरा जहाँ पर नितिन था। नितिन को ठीक नहीं लगता और उसको गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। नितिन जैसे-तैसे करके बहाना मारता है और कहता है कि नहीं, मेरी माँ अकेली है, इसलिए तो मैं शॉर्टकट ये रास्ता अपना रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर समस्या आ जाएगी, इसलिए मुझे जाना होगा। वो लड़का काफ़ी बार कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद नितिन अब चल पड़ता है। क्या ये नितिन की गलती थी या फिर उसके ज़रिए कुछ सही होने वाला था? जब नितिन उस गाड़ी की तरफ पहुँचता है, उसको वही लड़की नज़र आती है और वो कहती है कि रास्ते में ध्यान से जाना, अगर हो सके तो दोबारा से मुड़कर सही रास्ते से जाइए, ये रास्ता ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल लग रही थी। नितिन पूछना चाहता था कि इस समय तुम कर क्या रही हो? लेकिन उसको लगता है कि शायद ये कहीं पागल वगैरह तो नहीं। नितिन अब उस जगह से निकलना ही सही समझता है। हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि नहीं, अब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, मुझे यहीं से जाना होगा। वो लड़की कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी की बातों में मत आना, जो मर्ज़ी हो जाए, किसी के साथ मत चले जाना, ध्यान रखना इस बात का भाई। जब वो लड़की नितिन को भाई बोलती है, तो नितिन के भी भाव उमड़ जाते हैं। वो देखता है उस लड़की को, शायद आखिरी मुलाकात थी। गाड़ी में बैठता है और चल पड़ता है। अब कुछ घंटे का सफ़र तय करता है। रास्ते में बिल्कुल अंधेरे में उसको एक गाड़ी दिखाई देती है, रुकी हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी की गाड़ी खराब हो चुकी है। वो देखता है कि बोनट उसका उठा हुआ है और जब रोकता है तो वो देखता है कि एक आदमी कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो गाड़ी रोक के पूछता है कि अगर कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिए। वो कहता है कि प्लीज़ आप भी देख लीजिए, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई है, ना जाने किस मनहूस समय में मैंने ये रास्ता इख्तियार कर लिया। गाड़ी ख़राब हो गई। नितिन कहता है कि मेरी भी गाड़ी ख़राब हुई थी और अब ठीक हो गई है, मैंने तो काफ़ी पीछे से ठीक करा ली। वो आदमी नितिन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी थी? तो नितिन कहता है कि मैं समझा नहीं। ये आदमी रूपाक्षी था, जो आज नितिन के साथ आया हुआ था, एक झोंपड़ी में। वो कहता है कि एक लड़की हमें दिखाई दी थी, उसने हमारी तरफ देखकर काफ़ी ऊँची चीख मारी। पहले तो मैं गाड़ी धीमी कर चुका था कि शायद कोई ज़रूरत होगी, लेकिन जब उसने चीख मारी, उसकी चीख सच में बहुत डरावनी थी। उसकी आँखें चमक रही थी भाई। हमने तो उसके बाद गाड़ी भगा ली। हमने तो उसके बाद गाड़ी भगा ली। तब परमात्मा का शुक्र तो ये मानो कि गाड़ी काफ़ी आगे जाकर खराब हुई, वरना वहाँ खराब हो जाती तो मुझे तो पक्का पता है वो चुड़ैल होगी, पक्की चुड़ैल थी वो। नितिन को जो बातें बता रहा था रूपाक्ष, सिर्फ उस आँखों को छोड़कर जो चमक रही थी, बाकी सब कुछ ठीक वैसे ही था जैसे कुछ समय पहले नितिन उस लड़की से मिला था। लेकिन नितिन कहता है कि वो बातें बाद में करेंगे, गाड़ी को देखते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं ठीक हुई और नितिन कहता है कि देखिए, आप गाड़ी को लॉक कीजिए, यहाँ पर रात के समय में रुकना ठीक नहीं है। कुछ 3 बजे का समय है। हम ऐसा करते हैं, आप मेरी गाड़ी पर बैठिए और आपने जाना कहाँ है? उन्होंने जिस जगह का नाम लिया वो इनके कस्बे से कुछ ही पहले था, कुछ 20-25 मिनट पहले पड़ता था, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। अब रूपाक्ष मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा था नहीं। अब रूपाक्ष की पत्नी, रूपाक्ष और उसका बेटा इनकी गाड़ी में बैठते हैं नितिन की और चल पड़ते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नितिन कुछ आगे जाता है, अचानक से उसकी गाड़ी फिर से झटके खाने लग पड़ती है और गाड़ी खराब हो जाती है। नितिन बड़े गुस्से के साथ स्टीयरिंग पर हाथ मारता है कि इसको फिर से अभी खराब होना था, अभी तो ठीक कराई थी मैंने। अब नितिन गाड़ी के बाहर जाता है और देखता है, कोशिश करता है, लेकिन
कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, उसको इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम अब वो अकेला तो नहीं है, 3 लोग उसके साथ हैं। नितिन अभी गाड़ी के अंदर बैठता ही है, तो रूपाक्ष उसको कहता है कि क्या आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, जो मुझे सुनाई दे रही है? नितिन कहता है, हाँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर से कुछ जैसे कोई ढोल के बजने की आवाज़ आ रही है। जैसे-जैसे नितिन, रूपाक्ष और उसके परिवार आपस में एक-दूसरे के साथ बात कर रहे थे उस आवाज़ के बारे में, वैसे-वैसे ही वो आवाज़ आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो देखते हैं कि कुछ ही समय में अंधेरे को चीरते हुए कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े आ रहे थे, जैसे कोई बारात हो। लेकिन वो लोग कुछ अजीब ही थे। सबकी हाइट कम से कम 6 फीट तो होगी। कईयों की आकृति कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। शायद नितिन और रूपाक्ष को ये समझने में ज़्यादा समय ना लगा कि ये कुछ और नहीं, कहीं भूतों की बारात तो नहीं है। शायद वो लड़की ठीक ही कह रही थी कि इस रास्ते पर ध्यान से जाना, और सबसे ज़रूरी बात, किसी की बात में ना आना, किसी के पीछे ना जाना। अब जब वो गाड़ी के पास बारात आती है, कुछ लोग इनको इशारा कर रहे होते हैं बाहर आने का। रूपाक्ष दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नितिन उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, गलती से भी बाहर मत जाना, कुछ ठीक नहीं है। यही सोच रूपाक्ष की पत्नी और उसके बच्चे की भी थी कि पापा बाहर मत जाना। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, उन्होंने तो अपना सर नीचे कर लिया। डरे हुए तो नितिन और रूपाक्ष भी थे। उन्होंने भी अपना सर नीचे कर लिया और कुछ ही समय में देखते ही देखते वो बारात गायब सी हो गई। सच में वो भूतों की बारात थी। अभी ये हुआ ही था, और कुछ ही समय बाद फिर से अंधेरे में काफ़ी रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो देखते हैं कि अंधेरे को चीरते हुए एक मैयत आ रही है। कुछ लोगों ने शायद किसी लाश को कंधे पर उठाया हुआ है, और वो रोते चिल्लाते इनकी गाड़ी की तरफ ही आ रहे हैं। वो अब उनमें से कोई इनको बाहर आने का इशारा तो नहीं कर रहा, लेकिन वो गाड़ी को ऐसे पीट रहे थे कि शायद गाड़ी को तोड़ ही देंगे। लेकिन नितिन उस लड़की की बात को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के पीछे नहीं जाना, किसी की बात नहीं सुननी। कुछ ही समय बाद फिर से वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन नितिन, रूपाक्ष और उसका परिवार इतना डर चुके थे कि उनको बस अपनी मौत दिखाई दे रही थी, कि शायद, कि पता नहीं अब क्या होगा। अब वो समय था, बिल्कुल हल्की-हल्की भोर होनी शुरू हो चुकी थी। हालाँकि अंधेरा पूरी तरीके से छँटा नहीं था, लेकिन था सही। अब नितिन का ध्यान अचानक से जाता है कि दूर कहीं से एक साइकिल चला आ रहा है। नितिन को लगता है कि शायद ये कोई इंसान ही होगा। नितिन शीशे नीचे करके हाथ का इशारा करता है और वो साइकिल वाला इनकी तरफ चला आता है। वो पूछता है, हाँ जी बाबू, क्या हुआ? तो नितिन सारी बात बताता है कि ऐसे-ऐसे गाड़ी खराब हो गई है। तो वो आदमी कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं देखूँ। नितिन कहता है कि भाई तू भी देख ले चेक करके, हमसे तो हुई नहीं। जब वो कुछ समय लगा के गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक करता है, कुछ हाथ वगैरह मारता है इंजन में, गाड़ी किस्मत से स्टार्ट हो जाती है। अब तो नितिन और रूपाक्ष और उसके परिवार के तो चेहरे खिल चुके थे कि जल्दी से यहाँ से निकले, लेकिन वो आदमी कहता है कि बाबू, आप मेरी वो पास में आपको सामने झोंपड़ी दिख रही है, आप वहाँ पे आइए और पानी वगैरह पीजिए ठंडा, उसके बाद चले जाना। लेकिन नितिन, रूपाक्ष और उसके परिवार में से ये तो बात सुनने तक को तैयार नहीं था कोई कि वो कुछ देर भी यहाँ पे रुक जाएँ। वो कहता है, नहीं, नहीं, हम बहुत जल्दी में आए। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ आपसे पूछना है। तो वो आदमी कहता है कि आपने क्या देखा बाबू? वो लड़की देखी, बारात देखी या मैयत देखी? नितिन कहता है कि मैंने तीनों देखे। वो आदमी कहता है, तो फिर आप ज़रूर आना। मैं तो अभी कह रहा हूँ आप आ जाइए, क्योंकि लेकिन नितिन के मन में ये भी बात थी कि उस लड़की ने कहा है कि किसी के पीछे जाना नहीं। क्या ये भी इंसान ही है या कुछ अलावा तो नहीं? इसलिए नितिन रिस्क नहीं लेना चाहता था। ख़ास तौर पे रूपाक्ष के
परिवार के साथ। इसलिए वो कहता है कि आपसे वादा है, मैं ज़रूर आऊँगा। जब नितिन घर पहुँचता है रूपाक्ष वगैरह के परिवार को छोड़ने के बाद, तो नितिन की हालत काफ़ी पतली हुई थी। यही हाल रूपाक्ष और उसके परिवार का भी था। 3 दिन ठीक होने में लगते हैं नितिन को, और चौथे दिन नितिन और रूपाक्ष चल पड़ते हैं उस झोंपड़ी की ओर। अब फिर वही सीन, ये तीनों जने बैठे हुए थे और नितिन को पता लगता है फिर सच्चाई का उस लड़की की। वो कहता है कि साहब, जो आपको वो लड़की दिखाई दी ना, सच में दरअसल वो लड़की थी, अब नहीं। नितिन कहता है, मैं समझा नहीं। वो कहता है कि अब तो वो प्रेत आत्मा बन चुकी है, प्रेतनी बन चुकी है, यानी वो अब जिंदा नहीं है। जब नितिन ये बात सुनता है तो काफ़ी हैरान होता है, लेकिन रूपाक्ष तो पहले ही कह रहा था कि हाँ, वो प्रेतनी है। नितिन पूछता है कि क्या हुआ उस लड़की के साथ, तो फिर बताता है वो आदमी सच्चाई, कहानी, किस्सा उस बेचारी लड़की का। कहते हैं कि शायद आप जैसे ही कुछ राहगीर होंगे। एक गाड़ी में कोई शायद लड़कों का ग्रुप था जो इसी रास्ते से आज से कुछ साल पहले गुजर रहा था। उनकी गाड़ी खराब हुई उस लड़की के घर के पास, जो कुछ ही दूरी पर था सड़क से। भटकते भटकते वो आए, मैकेनिक का बोर्ड देखते हैं और दरवाज़ा खटखटा देते हैं। बदकिस्मती से उस दिन वो मैकेनिक उस घर में था नहीं, और जब लड़की को देखते हैं वो लड़के, उनकी जो नीयत है वो ख़राब हो जाती है और वो लड़की के साथ गैंग करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके माँ बाप को दूसरे कमरे में बांधते हैं, काफ़ी पीटते हैं उनको भी, और उस लड़की की एक पालतू बिल्ली थी, उसको भी मार देते हैं, क्योंकि वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। बस उसके बाद से वो लड़की प्रेतनी बनकर कईयों को नज़र आती है, ख़ास तौर पर अगर कोई लड़का अकेला हो। कई बार परिवारों को भी नज़र आती है, लेकिन वो उनको पूरी प्रेतनी के रूप में नज़र आती है, इसलिए लोग डर के भाग जाते हैं। शायद उसका मकसद यही होता है कि उससे दूर रहो। लेकिन अगर कोई लड़का हो तो फिर वो उसको मार देती है, जिंदा नहीं छोड़ती। आपने कहा था कि आपने उसको देखा, आप अकेले थे, तो आप कैसे बचे? मुझे इस चीज़ की हैरानी है। नितिन कहता है कि शायद अच्छे संस्कार यही मुझे बचा कर ले गए। रूपाक्ष और वो आदमी नितिन की तरफ हैरानी से देख रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं समझा नहीं। तो नितिन कहता है कि रात के समय में सड़क पर अकेली लड़की नजर आए तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो जिम्मेवारी होती है। वो लड़की मुझे शायद डराने की कोशिश कर रही थी, शायद मार भी देती, लेकिन मैंने उसे बहन कहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसे बहन कहा और उसके बाद उसके हाव भाव बदल के उसने मुझे कहा कि इस रास्ते पर ध्यान से जाना। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, जैसे आपने वो भूतों की बारात देखी और भूतों की मैयत देखी, वो सच में है। आमतौर पर इस उजाड़ बियाबान रेगिस्तान में, श्रापित रेगिस्तान में ऐसी वारदातें होती रहती हैं, और कोई राहगीर गलती से फंस जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है। मुझे खुशी है कि आप इस नुकसान से बच गए। वो शुक्रिया करते हैं उस आदमी का और चल पड़ते हैं वापस अपने कस्बे की ओर। लेकिन फिर से वो रुकते हैं एक जगह पे, जहाँ पे कुछ दिन पहले नितिन ने अपनी गाड़ी ठीक कराई थी। आज दुकान खुली थी, दिन का समय था। वो लड़का इनको देख के पहचान जाता है, काफ़ी आवभगत करता है, घर बुलाता है। दिन का उजाला था, कमरे में रोशनी नज़र आ रही थी, और आज वो फ़ोटो भी नज़र आ रही थी। और वो फ़ोटो किसकी थी? उसी लड़की की थी, और वो उसी लड़की का भाई था, मैकेनिक। माँ बाप, जैसा मैंने कहा, कि बीमार लग रहे थे देखने में, क्योंकि उनको इतना बुरी तरीके से पीटा गया था और उनके सामने उनकी लाडली बेटी का के साथ गलत किया गया।
उसको मार दिया गया काफ़ी बेरहमी से। शायद वो उस सदमे से उभर नहीं पाए। पता नहीं नितिन कभी उस लड़की को कभी दोबारा से या उस लड़की के प्रेत को देख भी पाएगा कि नहीं, लेकिन उसे दुख था जो उसके साथ हुआ और खुशी थी कि उसकी साफ नीयत की वजह से वो बच भी गया। नहीं तो शायद गाहे बगाहे जो फंस जाता है वो मर जाता है और उस लिस्ट में नितिन का नाम भी होता। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको किस्सा पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए, फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको किस्सा। और आप भी चाहते हैं अगर कि अपना किस्सा आप भेजें मुझे, तो जो ये आपको नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप का, साथ के साथ ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी, इन तीनों के में किसी भी माध्यम से आप मुझे अपना किस्सा भेज सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसको नरेट करने की कोशिश करूँगा। अब ऐसा ही किस्सा मुझे याद आया कि बिल्ली तो उसमें भी थी और गलती ज़्यादातर इंसानों की ही होती है, जो किसी को भी तंग करने में पीछे नहीं हटते। रहीम बताते हैं कि उनके घर में शादी थी और उनका घर जो था वो काफ़ी छोटा था, यानी कि मेहमानों को अच्छे तरीके से डील नहीं किया जा सकता था। उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ी सी कोठी किराए पे ले ली। अब वहाँ पे ही सब कुछ उनका चल रहा था, सब जो भी मेहमान आ रहे थे वहीं पर आ रहे थे। रहीम और उसके कज़न्स को सिगरेट पीने की काफ़ी लत थी। उस घर के पीछे एक छोटा सा गलियारा था जो सुनसान था, मतलब कि वहाँ पर कोई आने जाने वाला सीन था नहीं। अब इनके कज़न सोचते हैं कि ऐसे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, कोई देखेगा नहीं और सिगरेट के कुछ कश लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये सभी मिलकर कश लगा रहे होते हैं सिगरेट के। अचानक से इनका ध्यान जाता है बिल्ली की तरफ, जो इनकी तरफ देख तो रही थी लेकिन कुछ हरकत नहीं कर रही थी, कुछ आवाज़ नहीं कर रही थी। ना जाने रहीम के मन में क्या आता है, वो पास पड़ा एक पत्थर उठाता है और उस बिल्ली को मार देता है। अब इस पॉइंट में बिल्लियाँ काफ़ी फुर्तीली होती हैं, उनको पहले पता लग जाता है कि जैसे पत्थर कोई मारने वाला है या कोई हमला करने वाला है, और वो आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन वो बिल्ली बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुई। वो पत्थर बिल्कुल बिल्ली के सर पर लगता है, लेकिन हैरानी वाली बात थी कि सर पर लगने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। ये देखकर उसके कज़न्स भी हंसने लग पड़ते हैं कि भाई बड़ी जिद्दी बिल्ली है, गुस्सा लगता है इसको आ गया। अब आस-पास पत्थर जो पड़े थे, वो बाकी कज़न्स उठाकर भी उस बिल्ली को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिल्ली तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। कुछ समय बाद जो ये सब मनोरंजन कर रहे थे, अब वो डर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम्स में आम तौर पर माना जाता है कि जो जिन होते हैं वो आम तौर पर ये बिल्लियों में वगैरह में और कुछ जानवर में भी होते हैं। तो शायद इन सब के मन में आ गया कि कुछ ऐसा सीन तो नहीं। ये कहते हैं चलो चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। एक बार रहीम मुड़ के जब देखते हैं तो वो बिल्ली इनको बड़े गुस्से से घूर के देख रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन वो देखते ही देखते गायब हो गई। रहीम को अब विश्वास हो चला था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि किसी जिन को पत्थर मारा है। सारी शादी में वो परेशान रहा। शादी के बाद वो घर खाली हुआ। कुछ ऐसा खास हुआ नहीं जिससे उसको ये बात कहो कि कहीं जिन हमारे पीछे तो नहीं लग गया, लेकिन शायद वो लग चुका था। क्योंकि जब वो अपने घर में वापस आए तो घर में जब खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अब घर में बीमारी ने जगह ले ली। माँ बाप बीमार हुए, खुद बीमार हुए, भाई बीमार हुआ, भाभी जो नई नवेली दुल्हन आई थी कंसीव हुए और मिसकैरेज हो गया 3 बार। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। इनके भाई की शादी को 5 साल आ चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ और बीमारी उसका सिलसिला तो चलते आ रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर मौलाना जी से बात की और जब उन्होंने ध्यान लगाया, अपना सब देखा, तो
जिस बात का डर था वही हुआ। वो बिल्ली नहीं, एक जिन था। वो तो इनको परेशान तक नहीं कर रहा था, बस वो एक रूप धार कर बैठा हुआ था। लेकिन शायद रहीम और उसके कजन्स को ये बात पसंद नहीं आई। 6 साल हो चुके हैं। बीमारी ने घर में जगह ले ली, लेकिन रहीम काफी ज्यादा डरा हुआ है। उसको लगता है कि वो जल्दी मर जाएगा। हालांकि मौलवी ने उनको तसल्ली दी है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इस डर का कारण, उसका कारण ये है कि रहीम और उसके 4 कजन्स थे जो कश लगा रहे थे उस समय। उन चारों ने काफी वाहियात तरीके से उस बिल्ली पर, या यूं कहें कि उस जिन पर पत्थर मारे थे। पिछले 6 साल में वो सभी के सभी बारी बारी करके मर चुके हैं, और उस टोली में सिर्फ और सिर्फ रहीम बचे हैं। यही डर रहीम को खाया जाता है कि कब उसका नंबर लगेगा पता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार वाले ठीक हो जाने चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और वो एक सलाह देते हैं कि कभी भी भूल कर ऐसी गलती मत करना। खास तौर पर किसी जानवर को तंग मत करो। क्या पता उस जानवर के रूप में कौन है, और उसका असर आप पर, आपके परिवार पर क्या होगा। किया रहीम ने, भुगता सारे परिवार ने। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जिंदा चीज को तंग नहीं करना चाहिए। वो जिन ना भी होता, जानवर भी होती, बिल्ली ही होती, उसकी हाय तो लगनी थी। और फिर हम कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर्म किए थे कि हमें ऐसी सजा मिली, ये हुआ वो हुआ। हम भूल जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड एक एक सेकंड का रखा जाता है। तो गुजारिश है आपसे कि इस किस्से से सीखिए, मैं भी सीखूं, आप भी सीखिए, और किसी को तंग मत कीजिए। और एक बात और कीजिए कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन का रेट कम हो चुका है, लाइक्स कम हो रहे हैं, यानी कि मेरे रेगुलर व्यूज़ लाइक नहीं कर रहे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप बेझिझक होकर अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शायद एक शिकायत है आपकी कि मेरे वीडियो, यानी कि मैं वीडियो फॉर्मेट में अभी कहानियाँ नहीं डाल रहा, लेकिन जल्दी ही, जैसे मैंने कहा है, शायद 1-2 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा ये सिलसिला दोबारा से। तब तक के लिए आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। तो ये वीडियो में मैं उम्मीद करूँगा कि आप दबा के लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में अपना फीडबैक देंगे, और ऐसे ही अपनी सपोर्ट मुझे देते रहेंगे। इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है, इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं।